हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का अगला पार्ट यानी कि लोथल के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में जाना है, जिसमें हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है। अब उससे आगे हम लोथल के बारे में जानेंगे। लोथल की हम बात करें तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। अगर इससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। लोथल की हम बात करें तो लोथल गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज की हम बात करें तो रंगनाथ राव ने सन 1957 ईस्वी में की थी। सन 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अहमदाबाद गुजरात यानी कि भोगवा नदी। तो देखो, जो लोथल पड़ता है जो अहमदाबाद राज्य में पड़ता है, अहमदाबाद, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में लोथल एक स्थान है जो किस भोगवा नदी के तट पर है। अक्सर पूछा जाता है कि जो लोथल है किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अगर हम बात देखो, चावल के जो पहले साक्ष्य मिले कहाँ पर मिले हैं? लोथल में। यहाँ पर की अगर हम बात करें तो मनके के बनाने के कारखाने भी है और यह औद्योगिक नगर था। लोथल की बात करें तो यह कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। मनके बनाने के यहाँ पर कारखाने भी मिले हैं। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य यानी कि बंदरगाह है। तो यह एक प्रकार का बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड था। गोदीवाड़ा की बात करें समुद्र की देवी कहते हैं, जिसको हम सिकोतरी माता कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमको कहाँ पर मिलते हैं? लोथल में। युगल सावधान, अगर हम बात करें देखो, युगल सावधान के साक्ष्य जहाँ पर 2 मुर्दों को दफनाने के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं। यहाँ पर कौवा के साक्ष्य और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य यहाँ पर देखने पे मिलते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि चालाक लोमड़ी के जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के जो साक्ष्य हमको कहाँ पर मिलते हैं? तो लोथल गुजरात से। उसके बाद हम बात करें चन्हुदड़ के बारे में, तो चन्हुदड़ की हम बात करें तो यह देखो, सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1930-31 में नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजे के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? चन्हुदड़ से। और यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर इसमें हम बात करें तो अक्सर पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के पंजे के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? चन्हुदड़ों से। ठीक है। अगला हमारा है, अगर हम बात करें बनावली के बारे में, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसकी खोज 1973 में रमेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। और बनावली की बात करें तो 21 घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले? यहाँ मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं और सरसों व तिल के ढेर के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है। इसकी खोज 1951-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। प्राचीन की बात करें हम इसकी, तो यह प्राचीन सरस्वती नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? घग्गर नदी, तो उसके तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान में है। 1951 यानी कि 53 दो डेटें मिलती हैं। ठीक है, तो 1951-53 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। अगर बात करें कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और यह SSC में पूछा गया था कि काली चूड़ियों के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी कि कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। पूछा जाता है कि दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती किसे कहते हैं? तो कालीबंगा को कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। सावधान की अगर साक्ष्य की हम बात करें यहाँ पर, तो देखो, आंशिक सावधान, पूर्व सावधान और एक होता है दाह संस्कार, यानी कि 3 प्रकार के सावधान के जो संस्कार होते हैं। आंशिक सावधान क्या कहलाता है? मृत व्यक्ति की लाश को खुला छोड़ देना जानवरों के लिए, यानी कि कोई भी मृत व्यक्ति अगर खत्म हो जाए तो उसको
खुला छोड़ देना ताकि उसको जानवर है ना खा जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक सावधान। पूर्ण सावधान क्या कहलाता है, जिसे पूर्ण रूप से जमीन में दफा दिया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से अगर जमीन में अपन दफा देंगे, क्या कर देंगे, दफा देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण सावधान। और दाह संस्कार क्या कहलाता है, जिसमें जलाने के साक्ष्य हो, यानी कि अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हों। विश्व के प्रथम भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हमें, यहीं से कालीबंगा से मिले हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। अगर हम बात करें पहली राजधानी तो धौलावीरा, दूसरी राजधानी राखीगढ़ी और तीसरी राजधानी क्या है, कालीबंगा है। यहाँ पर जले हुए चावल के साक्ष्य भी कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा से। उसके बाद हम बात करें सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। सिंधु सभ्यता के विनाश का साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। घोड़ों के अस्थि पंजे के जो अवशेष भी हमको कहाँ से, यहीं से मिले हैं। रोपड़ की हम बात करें, जो अपना अगला स्थान है रोपड़, तो रोपड़ की खोज सन 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था सन 1956 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। जो पंजाब में जो उत्खनन काम किया गया तो कब किया गया, 1956 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनन कहाँ पर हुआ था, रोपड़ में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद जो सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो कौन सा है, रोपड़ है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो धौलावीरा की, तो धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा की बात करें तो कहाँ पर, गुजरात में। इसका उत्खनन कार्य 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन था, धौलावीरा था। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर तो कौन सा, धौलावीरा था। यह मानहर और मानसर नदियों के किनारे पर स्थित है। इसके बाद हम बात करें, देखो अगर पूरी एक तरह से अच्छे से याद कर लें तो यहाँ पर मैंने लिस्ट भी बनाई है। हड़प्पा की बात का 1921 में इसकी खोज की गई थी। रावी नदी के तट पर है और किसने की थी, राम बहादुर दयाराम। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के तट पर है और किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने। चन्हूगढ़ की बात करें तो 1931 में इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के तट पर अर्नेस्ट मेके और मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लोथल की बात करें तो 1957 में भोगवा नदी के तट पर है, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई। रंगपुर की बात करें तो यह कहाँ पर, भादर नदी के तट पर है और SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई। अगर हम बात करें सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा 1964 इसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ पर बनावली की बात करें तो सरस्वती नदी के तट पर है। कालीबंगा की बात करें तो यह भी घग्गर नदी के तट पर है। रोपड़ कहाँ पर है, सतलुज नदी के तट पर है और इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर है। मांडा चेनाब नदी के तट पर है और सुत कांगेडोर कहाँ पर, दास्क नदी के तट पर है। तो दोस्तों जो यह स्थान है वो एक स्थान जिस नदियों के किनारे पे है, तो ये सारी नदियाँ इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। अक्सर ये जो है नदियाँ पूछ ली जाती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा यह तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नदियाँ हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें देखो संपूर्ण सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े शहर की, तो देखो सबसे अगर बड़ा शहर की बात करें तो कौन है, हड़प्पा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, फिर धौलावीरा है, राखीगढ़ी और फिर क्या है, कालीबंगा है। लेकिन अगर हम बात करें जनघनत्व के आधार पर तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, हड़प्पा है। याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हड़प्पा है और जनसंख्या की बात करें तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर भारत में सबसे बड़े शहर की बात करें तो धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है। ठीक है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
हड़प्पा संस्कृति को सर्वाधिक स्थल कहाँ पर, गुजरात में खोजे गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले वो कहाँ पर मिले, गुजरात में। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला स्थान जो सबसे पहले खोजा गया था वो कौन सा, रोपड़ था। बंदरगाह की बात कर कौन कौन से थे, लोथल और सुरकोटदा। या हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, यानी कि हड़प्पा, तो उसके 2 बंदरगाह थे, कौन कौन थे, लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके के कारखाने कहाँ कहाँ थे, लोथल और चनुधड़ों में मनके के कारखाने थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, बहुत चित्रात्मक थी। ठीक है, लिपि की अगर हम बात करें तो सिंधु लिपि के बारे में सब जानते हैं। सिंधु लिपि के बारे में पहली बार जो जानकारी हमें मिली थी वो कनिंघम ने 1873 ईस्वी में बताई थी। इस लिपि का जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सिंधु लिपि को पढ़ने का श्रेय पहली बार 1925 में ELA बेडल ने किया था। यह लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो भारतीय लिपियां इसी लिपि की मानी जाती हैं। देखो, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन बात करें सिंधु लिपि की तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। और जो भारतीय लिपियां होती हैं वो सारी कैसी हैं, ब्राह्मी लिपि की मानी जाती हैं। पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। अगर हम बात करें पिंगट की तो पिंगट ने देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता का विनाश का जो कारण था वो क्या था, वो बाढ़ था। बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। प्रथम भारतीय जिन्होंने सिंधी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, देखो सिंधु लिपि है ना, उसको जो पढ़ने का जो प्रयास किया वो कौन थे, नटवर झा थे। ओके, आंग्लेय की बात करें तो देखो अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो बताएंगे। दोस्तों, यह जो मैं नोट्स है मेरा काफ़ी अच्छा नोट्स है और मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो यह 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के यानी कि दजला फरात नदियों के किनारे पर मध्य में हुआ है। यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस, यहाँ बात करें दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यह सभ्यता जो थी ना ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर बात के पूछा जाए आपसे कि विश्व की पहली जो ग्रामीण सभ्यता थी वो कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, इनका जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, यहाँ के जो लोग थे जो उनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो क्या था, कृषि थी। इसके समय मंदिरों को जिगुरस कहा जाता था। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करें तो इस समय जो मंदिर बने रहते थे उनको क्या कहते थे, जिगुरस। जिगुरस कहते क्या कहते थे, जिगुरस कहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो झूलता हुआ बगीचा, तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है, बेबीलोन में है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का इसका विनाश किसने किया था, सिकंदर ने किया था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद किस सभ्यता को लाया था, ग्रीक सभ्यता को। यह विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और पहली नगरीय सभ्यता की बात करें तो कौन सी है, सिंधु सभ्यता। यानी आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की बात करें तो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम बात करें मिस्र की सभ्यता की, तो यह मिस्र के रेगिस्तान में है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। यानी कि बात करें कि नील नदी का वरदान कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें देखो जो गीजा के पिरामिड, तो गीजा के पिरामिड यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि गीजा के जो पिरामिड है कहाँ पर है, तो मिस्र में है। रोम की सभ्यता की हम बात करें तो यह इटली में है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जूलियस सीजर नामक नाटक, एक नाटक है, कौन सा है, जूलियस सीजर नाटक। तो इसका जो लेखक है वो कौन है, विलियम शेक्सपियर। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा है, कौन सा, जूलियस सीजर।
याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें फारस की सभ्यता की। देखो फारस की सभ्यता ये वर्तमान में ईरान में स्थित है और इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, फारसी थी। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। देखो सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने फारसी धर्म था कौन सा, जैन अवस्था, उसका क्या कर दिया, सिकंदर ने फारसी धर्म मानते थे